हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो वो अच्छी चल रही होगी। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि हम जो है DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें हिंदी भी होगी, इंग्लिश भी होगा, मैथ्स भी होगा, रीजनिंग भी होगी और जनरल अवेयरनेस भी होगी। यानी कि जो DSSB का पार्ट 1 आता है 100 मार्क्स का, जो कि सबके लिए कंपलसरी होता है, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी, TGT पोस्ट के लिए भी, PGT के लिए भी और PRT के लिए भी, सभी का जो 100 मार्क्स का पोर्शन आता है, 5 सब्जेक्ट उसमें आते हैं, जनरल अवेयरनेस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। तो मेरी कोशिश है इन सभी सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर पेपर से आपको मैं सॉल्व यहाँ पर कराऊँ और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस हम करें, ठीक है, जिससे हमें एक आइडिया मिल जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस को हमने कवर करना है, तैयारी करनी है, कौन सा टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करना है और कौन सा वो टॉपिक है जिस पे ध्यान नहीं देना, जो नहीं, जिससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम शुरू कर रहे हैं। पहले मैंने CTP और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आपको कराए हैं, चैनल पर वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो। आज जो मैं बात करने वाली हूँ, आई विल टॉक अबाउट हिंदी पोर्शन, जो हिंदी के क्वेश्चन। अच्छा, ये जो पेपर है मेरे पास PRT का एग्ज़ाम का पेपर है, 2018 का किसी शिफ्ट का पेपर है। इसमें हम हिंदी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, गद्यांश जो आपके सामने इस टाइम ओपन है उससे कैसे सवाल पूछे गए, बाकी और किस किस टॉपिक से हिंदी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 नंबर का आपका हिंदी का पोर्शन आता है, हर एक पोर्शन 20 नंबर का होता है, 5 सब्जेक्ट होते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलो तो अब शुरू करते हैं बिना देरी के। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। DSSB के लिए रीजनिंग का पूरा सिलेबस मैं अपने चैनल पर करा रही हूँ, वीडियोस ऑल्टरनेट डेज पर अपलोड होती हैं। पहले टॉपिक का डिस्कशन होता है, उसके बाद क्वेश्चन मैं आपको समझाती हूँ। तो अगर आप रीजनिंग को कवर करना चाहते हो कंप्लीट सिलेबस को, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इस चैनल पर। तो पहले पढ़ लेते हैं जो गद्यांश का क्वेश्चन आपके सामने आया है, पढ़ लेते हैं क्या है इसमें, क्योंकि इस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 81 to 85 5 क्वेश्चन आप से पूछे जाएंगे गद्यांश यानी कि पैराग्राफ पर बेस्ड। तो इसको पढ़ लेते हैं, पैराग्राफ क्या कहता है। भारतेंदु युग में नाटक साहित्य ही प्रधान काव्य रूप बन गया था, किंतु बाद में नाट्य रचनाएं कम हो गईं। इस क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद ने महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके नाटकों से हिंदी साहित्य में बहुत बड़े अभाव की पूर्ति हुई। नाट्य रचना का विधान प्राचीन काव्यशास्त्र में विस्तार से किया गया है। हिंदी नाटककारों ने उस विधान को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया। नांदी, मंगलाचरण, प्रस्तावना को हटाया जाने लगा। विष्कंभक, प्रवेशक आदि का विधान छोड़ दिया गया। विदूषक के बदले कोई मनोरंजक पात्र रखा जाने लगा। सांचे में ढल हुए पात्रों के स्थान पर निजी व्यक्तित्व की विशेषताओं से युक्त पात्र आने लगे। तो ये पैराग्राफ है। अब इस पर कैसे क्वेश्चन आपसे बेस्ड में पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग में साहित्य का प्रधान रूप क्या हो गया था। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है काव्य। भारतेंदु युग में नाटक साहित्य ही प्रधान काव्य बन गया था। तो क्या बन गया था? नाटक। तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 नाटक, ठीक है। इसी से बेस्ड, इसी पैराग्राफ में जो दिया है उसी पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा सवाल है, भारतेंदु के बाद नाटक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किसका रहा। तो भारतेंदु जी के बाद नाटक के क्षेत्र में जो प्रमुख कार्य रहा वो रहा जयशंकर प्रसाद जी का। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी नाटक के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो गलत है, यानी ये 4 जो कथन है इनमें से 3 सही हैं और 1 गलत है। तो जो पहला वाला है वो इससे मैच नहीं खाता, वो रॉन्ग है। क्या प्राचीन काव्यशास्त्र के विधान को ज्यों का त्यों स्वीकार किया गया, जबकि उसमें क्लियरली मेंशन है कि प्राचीन काव्यशास्त्र के विधान को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया गया है ना। तो ये पहला वाला जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा और सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। दिए गए गद्यांश में विधान का क्या आशय है। विधान का क्या मतलब है? तो विधान का मतलब होता है कोई रचना प्रणाली, ठीक है। कोई भी रचना है, कोई भी प्रणाली जो चली आ रही है उसको विधान कहा गया है इस गद्यांश के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ पर बेस्ड। विदूषक का अर्थ क्या होता है। तो विदूषक का मतलब होता है हंसी उड़ाने वाला व्यक्ति। विदूषक का क्या मतलब होता है? हंसी उड़ाने वाला व्यक्ति, ठीक। तो ये 5 क्वेश्चन गद्यांश से हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बोलती हूँ, PRT या TGT में 2 घंटे का आपका पेपर होता है, PGT में 3 घंटे का होता है, क्योंकि PGT में वहाँ पर 300 नंबर का टोटल पेपर होता है।
अब इस 2 घंटे में चाहे पीआरटी हो चाहे टीजीटी हो, 100 नंबर का आपको ये जनरल पार्ट मिलता है और 100 का पीआरटी में सीडीपी और टीचिंग एप्टीट्यूड और टीजीटी में आपका सब्जेक्ट। तो इन 2 घंटे में आपको ये 200 क्वेश्चन करने हैं। तो पता है आपको क्या करना होता है, ये जो पार्ट 1 है जिसमें जनरल सब्जेक्ट आते हैं, ये आपको बहुत जल्दी करना चाहिए। और ये जल्दी कब होगा, जब आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। जितनी जल्दी आप इन 100 क्वेश्चन को निपटाओगे उतनी जल्दी इन 100 पर बढ़ जाओगे। अब इन 100 पर तो टाइम लगता है, बिकॉज काफ़ी अच्छे लेवल का ही आपका टीजीटी में या पीजीटी में सब्जेक्ट आता है और पीआरटी में सीडीपी भी बहुत अच्छी आपसे पूछी जाती है, तो टाइम लगता है कुल मिलाकर इस पोर्शन में। लेकिन ये जो पोर्शन है, आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी पहले से कर रहे हो तो इस पोर्शन को आप बहुत अच्छा कर सकते हो। और अच्छे के साथ साथ टाइम भी आपको रिड्यूस अपना करना पड़ेगा। तो इस पार्ट को, जो पार्ट 1 है जिसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। बिकॉज जितने कम टाइम में आप इस पार्ट को करोगे उतना ज़्यादा टाइम आप दूसरे पार्ट को दे पाओगे। तो इस बात पर ध्यान रखना है आपको अच्छे से और स्पीड बढ़ाकर। अब गद्यांश की भी आप इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि एक बार आप पढ़ के सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों में। ये नहीं कि बार बार आप उसमें लाइंस ढूंढ रहे हो। आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाए, वो कब होगी, प्रैक्टिस करने से, कि आप एक बारी और जल्दी, है ना, जल्दी रीडिंग की जो हैबिट है वो आए आप में, वो भी प्रैक्टिस से आएगी। और अंडरस्टैंडिंग की भी किससे आएगी, प्रैक्टिस से, जिससे एक गो में, 1 गो में आप पूरा जो पैराग्राफ है वो समझ लो और क्वेश्चन के आंसर फटाफट कर दो। कई बार थोड़ा टफ आ जाता है पैराग्राफ, तो वो सभी के लिए टफ होता है, टाइम टेकिंग हो जाता है। लेकिन जो इस तरह का पैराग्राफ है ना, उसमें आपको बहुत कम समय लगाना है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। इसमें आपको तत्सम शब्द बताना है। अब तत्सम शब्द क्या होते हैं, देखो, तत्सम शब्द होते हैं जो संस्कृत से लगभग उसी रूप में उठा लिए जाते हैं। लगभग जो संस्कृत से, है ना, संस्कृत का लगभग रूप होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। और फिर उसको हिंदी में जो चेंज कर देते हैं वो तद्भव रूप होता है। तो तत्सम शब्द यानी कि लगभग संस्कृत से मिलते जुलते शब्द। तो इनमें से तत्सम शब्द जो है वो दुर्बल है। दूध, दूजा, दूना, ये सब तत्सम नहीं है। दुर्बल जो शब्द है वो क्या है, तत्सम शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये हमारा हो चुका है ना, दुर्बल। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे बोला गया कौन सा शब्द तद्भव है। तो तद्भव क्या होते हैं, जो हिंदी में है ना, जैसे दुर्बल था तो दुर्बल का दूसरा जो हिंदी में रूप आएगा, अब निकल के अर्थ आएगा, वो हो जाएगा उसका तद्भव शब्द। तो यहाँ पर यदा, जटा और छिद्र ये तत्सम शब्द हैं। ठीक है, ये आपको देखते समझ आ जाएंगे। जो थोड़े, है ना, स्टैंडर्ड से वर्ड आपको नजर आए देखने में, संस्कृत से मिलते जुलते, वो तत्सम होते हैं। और सिंपल, जैसे छिलका है, सिंपल शब्द है, हिंदी का शुद्ध शब्द है छिलका, ये तद्भव शब्द हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा शब्द देशज है। जो देसी शब्द होते हैं, हम देसी भाषा में जिन शब्दों का यूज़ करते हैं वो देशज शब्द होते हैं। और विदेशज शब्द कौन से होते हैं, जो हम दूसरे देशों में बोले जाने वाले शब्द अपने देशों में बोलते हैं, वो विदेशज शब्द होते हैं। तो इनमें आवाज़, आसार, खखरा और कमिश्रा में जो देशज शब्द है, लोकल लैंग्वेज में बोल जाने वाला शब्द है, दैट इज़ खखरा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। अब ये दो बार आपको क्वेश्चन इसलिए दिया है, एक हिंदी और एक इंग्लिश के हिसाब से, लेकिन हिंदी लैंग्वेज है तो हिंदी में ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चढ़ाई किस प्रकार की संज्ञा है, पदार्थवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक। तो देखो, जो चढ़ाई शब्द है वो कोई पदार्थ नहीं है, जाति भी नहीं है, ना ही व्यक्तिवाचक, तो एक भाव होगा। चढ़ाई या चढ़ना क्या हो गया, एक भाव हो जाएगा। तो याद रखिए, संज्ञा के प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तत्सम, तद्भव शब्दों के प्रकार में आ गए, एक आ गया देशज और एक आ गया संज्ञा का प्रकार। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विशेषण से भी क्वेश्चन आ गया आपके सामने। टॉपिक्स को भी माइंड में रखना कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। गहरा किस प्रकार का विशेषण है, तो गहराई, गहरा होना एक गुण है, तो जो गहरा शब्द है वो एक गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, तो विशेषण गहरा जो शब्द है वो कौन सा विशेषण है, गुणवाचक, क्योंकि गहराई जो है वो एक गुण आपको बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आपसे विशेषण के बाद संधि विच्छेद से भी क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, उदय, उदय शब्द का संधि विच्छेद आपसे पूछा है। तो उदय शब्द का संधि विच्छेद होता है उत प्लस अय। उदय बनेगा उत, यहाँ पर हलंत आएगा प्लस अय, हलंत आकर ही टोटल क्या बन जाता है आपका, व्यंजन बन जाता है। ठीक है, तो उत प्लस अय आपका बनेगा उदय।
याद रखिएगा, संधि विच्छेद से भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समक्ष में कौन सा समास है। समास से भी क्वेश्चन आ गए यहाँ पर, ठीक है। तो समास के सभी प्रकार अच्छे से पढ़ लेना आप। समक्ष में कौन सा समास है, तो समक्ष में अव्यय भाव समास है, ठीक है। तत्पुरुष समास होता है, द्वंद्व समास, द्विगु समास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कर्म पुरुष होता है, कर्मधारय समास होता है, तो बहुव्रीहि समास होता है, कई सारे प्रकार होते हैं, सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पर जो समक्ष में समास आएगा वो आएगा अव्यय भाव। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इस टॉपिक से भी क्वेश्चन हिंदी में पूछा जाता है कि इन शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। तो अब देखो, संचय करना ये पुल्लिंग शब्द हो गया, संचार भी पुल्लिंग है, संयोग पुल्लिंग शब्द है, जबकि जो संस्था है, जैसे आप बोलोगे ना शब्द एक बार माइंड में, अपने आप उसका जो लिंग है आपके माइंड में आ जाएगा, संस्था। तो संस्था को हम किस में रखेंगे, स्त्रीलिंग में। क्लियर है इतनी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग और प्रत्यय से भी सवाल पूछा जाता है। उपसर्ग होता है जो शब्द में पहले लगता है, और प्रत्यय जो शब्द के बाद में आता है। क्लियर है, ठीक है। बीच में जो चीज़ें हैं, जितनी मुझे नॉलेज है, मैं आपकी हेल्प वहाँ पर करती रहूँगी। संस्कृत में जो उपसर्ग है वो है सम, और माँ पे भी क्या, हलंत। याद रखना, संस्कृत शब्द में उपसर्ग को क्या है, सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदरणीय शब्द में प्रत्यय बताओ। अब उपसर्ग पूछ लिया जो शब्द में पहले आता है, अब पूछ लिया जो शब्द में बाद में ऐड होता है, प्रत्यय। आदरणीय शब्द में जो प्रत्यय है वो है नीय, क्योंकि ण पे बड़ी की मात्रा और य है, ठीक है। तो ये बड़ी की मात्रा और य, यानी कि नीय, ठीक है। नीय इसमें क्या हो जाएगा, प्रत्यय, यानी कि आदर प्लस नीय, आदरणीय बन जाएगा। तो यहाँ पर प्रत्यय क्या हो जाएगा, नीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। सवाल ध्यान से पढ़ लेना, नहीं पूछा है या है पूछा है। सवाल को ध्यान से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तालाब का पर्यायवाची तड़ाग है, पुष्कर है, पद्माकर है, रत्नाकर तालाब को नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी याद करते रहना साथ साथ, जो पर्यायवाची हैं तालाब को तड़ाग, पुष्कर और पद्माकर कहते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्र का विलोम बताइए। तो आर्द्र ह्यूमिडिटी होती है, तो उसका जो विलोम है वो हो जाएगा शुष्क, है ना, सूखा। तो आर्द्र का विलोम सूखा है, हो जाएगा। विलोम शब्द से भी, पर्यायवाची से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सबके आगे रहता हो उसके लिए एक शब्द बताओ। एक शब्द, है ना, एक वाक्य के लिए एक शब्द, ये भी टॉपिक ऐड कर लेना, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो सबसे आगे रहता हो उसको कहते हैं अग्रणी। अग्रणी, जो सबसे आगे रहता हो उसको अग्रणी बोलते हैं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाक्य आपको दिया है, उसमें अशुद्ध अंश बताना है, गलत जो वहाँ पर लिखा है वो बताना है। इसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, ठीक है। तो इसमें जो अशुद्ध पार्ट है, इसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, तो इसने और धन लुटाया में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मुक्त हस्त जो है यहाँ पर गलत है, मुक्त हस्त से यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक। मुक्त हस्त का मतलब है मुक्त हाथों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका लास्ट सवाल हिंदी का, 20 क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट हमारे। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। कई बार शुद्ध शब्द पूछते हैं, कई बार अशुद्ध पूछ लेते हैं कि इन चारों में से अशुद्ध कौन सा है। तो नूपुर कैसे लिखा जाता है, कॉमन वर्ड है नूपुर, लेकिन जब आप यहाँ पर देखोगे तो एक बार को कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि कैसे लिखते हैं। तो ना पे तो बड़ी ऊ की मात्रा, पा पे छोटे ऊ की मात्रा और र, नूपुर, ठीक है। तो नूपुर ऐसे लिखा जाता है। ये आपके हिंदी के 25 सवाल जो हैं यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगले सेशन में हम किसकी बात करेंगे, अगले सेशन में हम बात करेंगे इंग्लिश के 20 सवालों की। इसी तरह से मेरी कोशिश है सारे सब्जेक्ट्स में आपको कवर कराऊं। अगर आप लोग देखो, रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन कराने में बहुत टाइम लगेगा, सेशन होगा लंबा, तो रीजनिंग और मैथ्स के मैं अभी आपको क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी। अगर आप इन सेशंस को सपोर्ट करते हो और देखना पसंद करते हो तो डेफिनेटली मैं आपको रीजनिंग भी करवाऊंगी और मैथ्स भी करवाऊंगी, जिसमें लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। लेकिन वो मैं तभी करवा पाऊंगी जब आप इन सेशंस को सपोर्ट करोगे और देखोगे। तो फिलहाल में जनरल अवेयरनेस, हिंदी, इंग्लिश, इन सेशंस को हम कवर करेंगे, ठीक है। और अगर आपका सपोर्ट रहा, आप वीडियोस को देखते रहे,
तो मैथ्स और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करा दूँगी, ठीक है। मेरी तरफ से इतना ही। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट हैं किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आपसे पूछ सकते हो मुझसे कमेंट बॉक्स में भी, और डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर भी मुझसे अपने डाउट्स को आप पूछ सकते हैं। टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाती है और चैनल को आप विज़िट भी ज़रूर करिएगा। और अगर आज का सेशन अच्छा लगा है, सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जाने से पहले अपने स्टडी ग्रुप में इस वीडियो के लिंक को आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिससे ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ और हम ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए ला पाएँ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट जल्दी ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, लगातार अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।